Sir, good afternoon. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून एवरीवन. विश्वेश मिश्रा जी, Sir, good afternoon. आपके फादर का वीडियो देखा हमने, बड़ा अच्छा था. जी जी सर. जीएलए के बारे में उनके व्यूज हमने देखे. जी सर जी. बहुत ही अच्छे व्यूज थे आपके फादर के. विजय सर ने कहा था कि उनसे बनवा के एक डलवा दो. हाँ हाँ हाँ. तो मैंने उनको कहा तो उन्होंने फिर भेज विजय दिया. सर ने डाला था ग्रुप पे, वो मैंने देखा, बहुत अच्छा था. जी सर. अच्छा, आपकी शक्ल आपके फादर पे ही गई हुई है? नहीं सर, मम्मी को लोग कहते हैं. अच्छा अच्छा. नहीं, मुझे तो उनके चेहरे में आपका चेहरा दिखाई दे रहा था, मतलब हाँ मुझे सर. अब छवि दिखाई दे रही थी उसमें, है ना? जी जी जी. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून एवरीवन. ऐसा नहीं है सर, ज्यादातर लोग कहते हैं कि मदर को गया है चेहरा. अच्छा अच्छा. हाँ. पिताजी का रंग थोड़ा सांवला है ना. हाँ हाँ हाँ, मम्मी का रंग थोड़ा ज्यादा है तो. हाँ. नहीं, रंग की नहीं बात कर रहा मैं, उसकी कर रहा हूँ, मतलब जो ज्योमेट्री होती है ना फेस की, जी जी जी. तो वो उनकी ज्योमेट्री आपकी ज्योमेट्री मुझे कुछ परसेंटेज में समानता लग रही थी. अब तो एज हो गई है सर, नहीं तो एक जमाने में बड़े स्मार्ट थे. हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. उस जमाने में बहुत बिल्कुल वैसे ही होंगे. बड़े रहन सहन बड़ा अच्छा रहा उनका. बहुत बहुत. हाँ, पुराने बुजुर्गों का खाना पीना और रहन सहन सब जी. अच्छा ही रहा है. आज भी वैसे ही मेंटेन कर रखा है उन्होंने. राइट राइट राइट. तो चलिए शुरुआत करते हैं. अब तक हमने पिछले हीट ट्रांसफर प्रॉब्लम हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर दी थी, है ना? तो उस हीट ट्रांसफर की प्रॉब्लम में यदि कोई डाउट है किसी की, और उसमें एक असाइनमेंट भी मैंने दिया है 3 एलिमेंट वाला, किसी ने किया? सबमिट करना है वो आपको, है ना? उसमें मार्क्स मिलेंगे, तो उसको आप जो है सबमिट करिए. आप कहें तो मैं आपके पोर्टल पर डाल दूं उस असाइनमेंट को, और उसमें डेट दे देता हूं 1 हफ्ते बाद की, और आप उसे सबमिट कर दीजिए बिफोर 1 वीक. फिर 1 हफ्ते बाद आप सबमिट नहीं कर पाएंगे, उसमें डेट निकल जाएगी. सर डेट रहने दीजिए, ऐसे ही हम लोग कर देंगे 1 हफ्ता. तो वो फिर आप मेल से करना पड़ेगा आपको, है ना? मेल कर देंगे सर. हाँ, मेल कर दीजिए, वो ज़्यादा बेटर है. जिससे थोड़ा टाइम का बाउंडेशन नहीं होगा, किसी का एक दिन आगे पीछे भी आएगा तो. और जल्दी कोशिश करिए, तो जो काम करना है तो करना ही है, 2 या 3 दिन में करके खत्म करिए उसको. बस सिंपल उसी तरह कैलकुलेशन है, जैसे 2 एलिमेंट का किया वैसे हम 3 एलिमेंट का कर लेंगे, है ना? उसमें कोई इशू नहीं है. 3 एलिमेंट के लिए चलो मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, फिर आज बीम शुरू करूंगा. सर ये लोगन वाले में मिल जाएगा इसका? ये एग्जाम्पल? जी सर. हाँ, लोगन में मिल जाएगा, लेकिन ये मैंने जहाँ तक है सेसु से आपको करवाया है ना? जी. सेसु वाली बुक है ना, जिसकी आपने फोटोकॉपी बनाई थी. सर वो पूरी नहीं कराई हम लोगों ने. पूरी नहीं कराई थी आपने, है ना? तो सेसु वाली बुक मेरे ख्याल से देखो रिया के पास है. जी. तो यदि वो फोटो खींचकर उस पर्टिकुलर 2-4 पेजों की फोटो खींच के आपको शेयर कर देगी तो हो जाएगा. सर ये टॉपिक का स्ट्रक्चरल डायनामिक्स एंड टाइम डिपेंडेंट हीट ट्रांसफर है. क्या कह रहे हो? ये जो टॉपिक है पूरा हाँ, टाइम डिपेंडेंट हीट ट्रांसफर है. इस टॉपिक का नाम है स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर विथ कन्वेक्टिव हीट लॉस, है ना? और ये कौन से पेज पे दिया हुआ है ये मैं बता देता हूँ आपको, है ना? तो ये सेसु की बुक में ये दिया हुआ है हीट ट्रांसफर प्रॉब्लम. तो लोगन में तो दिख नहीं रहा है ये चीज. हाँ, मैं बता देता हूँ आपको. ये हीट ट्रांसफर प्रॉब्लम कितने पेज पे है वो बता देता हूँ. वीक फॉर्म डेरिवेशन भी है उसमें, और वो भी है. टू डायमेंशनल प्रॉब्लम में या हीट ट्रांसफर की प्रॉब्लम में ही मिल जाएगा. यदि आप इंडेक्स देखेंगे तो हीट ट्रांसफर की प्रॉब्लम में मिलेगा. वन डायमेंशनल हीट ट्रांसफर तो 132 पे दिया हुआ है ना, और अनस्टडी हीट ट्रांसफर इन पिन फिन ये दिया हुआ है 289 पेज पर. सर लोगन में ये चीज नहीं है टॉपिक है. ठीक नहीं. अच्छा, नहीं है तो कोई घुमा फिरा के होगी. अगर कोई हो बात तो नहीं, आप बता देते. आप इसको जहां से मिले वहां से कर लीजिए. सेसु में दिया हुआ है, ये डिटेल में है.
तो 289 पेज पे यदि आप जाएंगे तो ये आपको मिल जाएगी प्रॉब्लम जो है ना। और आप कहें तो मैं उसकी फोटोकॉपी करके मतलब स्कैन हाँ सर, करके हाँ मैं सर। मैं सभी को मेल कर देता हूँ, वो भी जी सर पॉसिबल है जी। ना। जी सर। ठीक है, मैं कर दूंगा उसको मेल है। हाँ सर, ये सारा टॉपिक सर एक बार दे दीजिए इसको। हाँ हाँ। अच्छा, मैंने आपको कुछ मटेरियल शेयर किया है अभी। जी। मतलब शिवेंद्र आ गए हैं क्या क्लास में? शिवेंद्र चौहान आज हैं? नहीं, अभी तो नहीं है सर। अभी नहीं है ना। ठीक है, तो उसमें ऐसा था कि मैं पहले स्टूडेंट ईमेल पर ही भेज रहा था आप सबको। आप 7 लोग हैं तो सातों के ईमेल एड्रेस पर इंफॉर्मेशन जा रही थी, चाहे वो रिकॉर्डिंग हो चाहे स्टडी मटेरियल हो, है ना। अभी 1 या 2 दिन पहले मैंने आपको इंफॉर्मेशन आपके फैकल्टी लॉगिन पर भी भेज दी है ना। जी। आपको मेल मिला होगा मेरा। जी सर जी। हाँ, तो आपके स्टूडेंट लॉगिन पर भी भेज दिया और फैकल्टी लॉगिन पर भी भेज दिया। बाई चांस किसी का स्टूडेंट लॉगिन नहीं खुल रहा है ड्यू टू पासवर्ड प्रॉब्लम, तो आप यहाँ से वो चीज़ आपको मिल जाएगी, है ना। तो ये मैं भेज दूंगा। बाकी अब मैं जरा सा 3 वाले एलिमेंट का हल्का सा एक आइडिया दे दूं कि मान लीजिए ये पिन पिन है आपके पास, है ना। तो इसको आपने 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो ये आपका फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा, ये सेकंड एलिमेंट हो जाएगा, ये थर्ड एलिमेंट हो जाएगा, है ना। अब नोड की बात करेंगे तो आपके नोड कितने हो जाएंगे, है ना। पहला नोड ये हो जाएगा, दिस इज फर्स्ट नोड, दिस इज सेकंड नोड, दिस इज थर्ड नोड एंड दिस इज फोर्थ नोड। 4 नोड हो जाएंगे, है ना। 4 नोड हो जाएंगे। अब हीट ट्रांसफर प्रॉब्लम में इस वाले एलिमेंट का जो एक किसी एक का आइडिया दे देता हूं, जैसे k/l 1 -1 -1 ऐसे तो होता है फर्स्ट टर्म। इसका भी वही होगा k/l 1 -1 -1 इसका भी वही होगा। अब इन तीनों को क्या करना पड़ेगा, कंबाइंड करना पड़ेगा। जी सर। तो अभी इसका साइज कितना है, 2/2 है। इसका भी 2/2 है, दूसरे एलिमेंट का, तीसरे का भी 2/2 है ना। जब हम तीनों को कंबाइन करेंगे तो हमको फाइनल साइज क्या मिल जाएगा, एनीवन बताइए। जब हम कंबाइन करेंगे तो उस मैट्रिक्स की साइज हमको क्या मिल जाएगी, कंबाइंड की उसका साइज क्या होगा, 10। कोई भी बताइए, सुन पा रहे हैं? सर एक मिनट। हाँ हाँ, हाँ आराम से करिए, मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ा सा। तो कंबाइन करने के बाद इसका साइज क्या आएगा, 3/3 सर, 3/3। 3/3 नहीं, 3/3 नहीं आएगा, है ना। 4/4 आएगा सर। 4/4। 4/4 आएगा, यस करेक्ट, आकाश गुप्ता इज राइट। 4/4 आएगा। क्यों 4/4 आएगा, देखिए नोड कितने हैं, 1 2 3 4, 4 नोड है। तो जो ग्लोबल मैट्रिक्स बनेगी, है ना, ये ग्लोबल मैट्रिक्स है। ये सब कैसी मैट्रिक्स है, एलिमेंट लेवल है। ये एलिमेंट लेवल है, ये भी एलिमेंट लेवल है, ये भी एलिमेंट लेवल है। इन तीनों को जब हम कंबाइंड करेंगे तो हमको ग्लोबल मैट्रिक्स मिलेगी, है ना। और वो ग्लोबल मैट्रिक्स जो होगी उसमें जो साइज होगा वो नंबर ऑफ नोड के बराबर हो जाएगा। तो 4/4 की मैट्रिक्स हो जाएगी। करेक्ट है। 4/4 इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 1, क्योंकि इस पॉइंट पर फील्ड वेरिएबल क्या है, T1 टेम्परेचर, इस पॉइंट पर T2, तो एक ही तो फील्ड वेरिएबल है। तो जब किसी नोड पर एक फील्ड वेरिएबल होता है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होती है। तो यहाँ पर हमको कंबाइन करने के बाद k/l तो कॉमन सब में रहेगा। अच्छा, अब इसमें भी ऐसा होता है कि यदि सारी पूरी रॉड जो है एक ही मटेरियल की बनी हुई है तो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी के, इसकी भी के, इसकी भी के, हर एलिमेंट की थर्मल कंडक्टिविटी के हो गई। यदि मान लीजिए आपकी रॉड अलग अलग मटेरियल की बनी हुई है तो उस केस में आपका ये k1 हो जाएगा, ये k2 हो जाएगा, ये k3 हो जाएगा। तो उस केस में पहले मैट्रिक्स में k1 आ जाएगा, दूसरे में k2 आ जाएगा, तीसरे में k3 आ जाएगा। फिर उस केस में आप इसको k/l को कॉमन नहीं निकाल सकते। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इस k1/l की वैल्यू को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए मैट्रिक्स में, है ना। आप मैट्रिक्स में अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें k2/l को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, k3/l को भी कर दीजिए और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर उनको कंबाइन कर दीजिए। तो इस तरह से आप कंबाइंड मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये 4/4 की जो मैट्रिक्स बनेगी
तो इसको लिखना बड़ा आसान है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम ग्लोबल कनेक्टिविटी मैट्रिक्स बनाते हैं, है ना। तो जरा आप मुझे बता सकते हैं कि इसका कनेक्टिविटी मैट्रिक्स कैसा होगा, जैसे कितने एलिमेंट हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मान लीजिए मुझे इसकी कनेक्टिविटी टेबल बनानी है ना। बनाते थे ना, कौन सी टेबल, कनेक्टिविटी टेबल। तो यदि हमको कनेक्टिविटी टेबल, ये हेल्प करती है हमको कंबाइंड करने में, है ना। तो कनेक्टिविटी टेबल कैसे बनती है, उसमें एक कॉलम में तो लिया जाता है एलिमेंट, एक कॉलम में लिया जाता है एलिमेंट, ठीक है। तो एलिमेंट, पहला एलिमेंट 1। अब इसके नोड क्या है, ये नोड नंबर, इसके नोड जो हैं आप देखें तो पहला एलिमेंट के नोड हैं 1 और 2, दूसरे के हैं 2 और 3, और तीसरे के हैं 3 और 4, है ना। तो पहले के एलिमेंट क्या हैं, 1 2, दूसरे के 2 3, तीसरे के 3 4, इस तरह से 3 एलिमेंट हैं। तो ये आपके ग्लोबल हैं, ग्लोबल नोड है ना, ग्लोबल। लोकल में बात करें तो इसका 1, इसका 2। तो लोकल नोड तो हर एलिमेंट का 1 और 2 है। इस पहले एलिमेंट के लोकल नोड क्या है, 1 और 2। दूसरे एलिमेंट के लोकल नोड क्या है, 1 और 2। तीसरे एलिमेंट के लोकल नोड क्या है, 1 और 2। लोकल नोड हमेशा 1 और 2 ही रहते हैं लीनियर एलिमेंट में, लेकिन ग्लोबल नोड बदल जाते हैं, है ना। तो ग्लोबल, इसके अकॉर्डिंग फिर हम वो 4x4 की जो मैट्रिक्स बना रहे हैं वो हम ऐसे बना लेंगे, 1 -1 -1 1। अब दोबारा से आएगा 1 तो यहाँ +1 हो जाएगा, फिर -1 -1 -1 यहाँ पे तो 1 आता है, +1। फिर तीसरे एलिमेंट को लाएंगे तो फिर से +1 हो जाएगा, फिर -1 -1 +1। तो इस तरह से ये 4x4 की आपकी मैट्रिक्स बन जाएगी। तो जो डायगोनल टर्म है वो आएंगे आपके 1 2 2 1। एक बार आप और देखें तो डायगोनल टर्म आएंगे वो 1 2 2 1, और बाकी जो टर्म है वो -1 -1 -1 -1 -1 और इसके अलावा जो टर्म है वो सब 0, द रेस्ट विल बी 0, वो सब 0 हो जाएंगे। इस तरह से ये 4x4 की मैट्रिक्स बन जाएगी। बना लेंगे अब तो। हाँ जी, 3 एलिमेंट का स्टिफनेस मैट्रिक्स बना लेंगे ना, यस और नो? यस सर। गुड। तो अब ये आपको एज ए असाइनमेंट में करके देना है, मैंने आपको आइडिया दे दिया है। तो हीट ट्रांसफर प्रॉब्लम में जब सॉल्व करते हैं तो पहला टर्म आता है प्लस दूसरा टर्म आता है इक्वल टू तीसरा टर्म प्लस चौथा टर्म, यही तो होता है। तो पहला टर्म मैंने आपको निकाल के बता दिया है, ऐसे दूसरे टर्म को आप निकाल लीजिए। दूसरे टर्म में जो मैट्रिक्स आती है वो 2 1 1 2 ऐसे कुछ आती है, PHL/6 से ऐसे कुछ करके आती है ना। तो जब इसको भी आप हर एलिमेंट के लिए निकालेंगे तो पहले एलिमेंट के लिए 2/2, दूसरे के लिए 2/2, तीसरे के लिए 2/2, तो तीनों को कंबाइंड करके फिर कितने बाई कितने की बन जाएगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले टर्म में 4/4 बन गई थी अभी, तो इस टर्म में भी 4/4 की मैट्रिक्स बन जाएगी। तो वो जो 4/4 की मैट्रिक्स बनेगी उसमें ये जो 2 है ये बढ़ता जाएगा, यानी कि डायगोनल टर्म हो जाएंगे 2 4 4 2, है ना। डायगोनल टर्म प्लस होता था है तो 2 4 4 2, और बाकी जो टर्म है वो आ जाएंगे 1 1 1 1 1 1, रेस्ट टर्म विल बी 0, रेस्ट टर्म विल बी 0। इस तरह से 4/4 की। तो सेकंड टर्म भी आपका हो जाएगा, है ना, PHL/6 से कॉमन हो जाएगा सब में, और ये आप कर ले जाएंगे। चलिए मुझे थर्ड टर्म के बारे में आइडिया दे सकते हैं, उसका साइज क्या आएगा, पहले का 4/4, दूसरे का 4/4, तीसरे का साइज क्या आएगा बताइए, एनीवन फ्रॉम द क्लास, है ना। तो देखिए पहला टर्म हमने आपको शेयर कर दिया, दूसरा टर्म शेयर कर दिया, तीसरा टर्म ये है। अब तीसरे टर्म के बारे में बात करें तो तीसरा टर्म होता क्या है, Q0। देखिए मुझे तो सब रट गए हैं, आपको भी ऐसे रट जाने चाहिए, PH/AC T इन्फिनिटी, यही तो होता है, और मल्टीप्लाइड बाय L/2 यही होता है। तो इसमें मैट्रिक्स कितने की मिल रही है आपको, 2/1 की मिल रही है। तो पहले एलिमेंट के लिए 2/1, ये वाला पार्ट तो कॉमन हो जाएगा सब में। तो पहले एलिमेंट के लिए 2/1, दूसरे के लिए 2/1, ऐसे तीसरे के लिए 2/1,
तो तीनों को मिलाकर जो बनेगी उसका साइज क्या होगा, बताइए एनीवन? 4/1। 4/1, वेरी गुड, है ना। 4/1 साइज आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो जब हम इसे कंबाइन करेंगे तो देखो इसके नंबर डाल देंगे 1 2 3 4, 4 नोड हैं। तो ये जो पहला एलिमेंट है उसमें नोड क्या है, 1 और 2, तो 1 और 2 पे हम L/2 लिख देंगे। फिर दूसरे वाले एलिमेंट में नोड क्या है, 2 और 3, तो दूसरे नंबर पे L/2 प्लस कर देंगे और तीसरे पे L/2 कर देंगे। फिर तीसरे एलिमेंट में क्या, 3 और 4, तो तीसरे में L/2 प्लस कर देंगे, चौथे पे L/2 ले आएंगे। इस तरह से ये 4/1 की मैट्रिक्स बन जाएगी। सो थर्ड एलिमेंट विल बी 4/1, है ना, बिल्कुल सही है। चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं फोर्थ एलिमेंट पर, है ना। तो फोर्थ एलिमेंट जैसे फर्स्ट एलिमेंट प्लस फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म, ये हम कर चुके, मतलब आइडिया दे चुके, करना तो आपको ये असाइनमेंट है। अब ये जो फोर्थ टर्म है इसका साइज क्या आएगा, एनीवन? इसका साइज 4/4, पहले वाले का, दूसरे का 4/4, तीसरे का 4/1, चौथे का, बोलिए रिया वगैरह कोई भी बताएं। ये भी 4/1 आएगा, ठीक है। यस सर। ये भी 4/1 आएगा। तो अब इस ये वाले टर्म में क्या होता है, तो बहुत आसान टर्म होता है। इस टर्म में तो हीट फ्लक्स लिखा जाता है ना। तो आप इस टर्म की जो वैल्यू होगी वो कुछ इस तरह से मैट्रिक्स होगी, उसमें भी नोड होंगे 1 2 3 4। तो पहले वाले के लिए अब जैसे हमारे कितने नोड हैं, 4 नोड हैं, 1 2 3 4। ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है। तो पहले वाले एलिमेंट के लिए हमारा हीट फ्लक्स क्या हो गया, Q1 Q2, तो हम लिख देंगे Q1 Q2, लिख दिया Q1 Q2। तो यदि Q1 का डायरेक्शन ऐसे है तो Q2 का डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे होगा। तो Q2 को नेगेटिव ले लेंगे, है ना, Q1 माइनस Q2। अब दूसरे एलिमेंट के लिए बात करें, दूसरे एलिमेंट के नोड क्या है, 2 और 3, तो इसके लिए हीट फ्लक्स क्या हो जाएगा, Q2 Q3, Q2 Q3। Q3। हाँ, तो Q2 वाला नोड 2 में प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव में होगा। हाँ पॉजिटिव में वो होगा। पॉजिटिव में होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और Q3 नेगेटिव में होगा। यस सर। तो दूसरा एलिमेंट हो गया। ऐसे तीसरे एलिमेंट में देखेंगे तो उसके नोड 3 और 4 Q3 Q4, तो इसमें प्लस Q3 यहाँ हो जाएगा और Q4 आगे आ और जाएगा। Q4 हो जाएगा। अब देखो प्लस Q2 माइनस Q2 0, प्लस Q3 माइनस Q3 ये भी 0 हो गया, 0 हो गया। तो हमें कुल मिला के जो मिला वो मिलेगा Q1 0 0 0 Q4। Q4, ठीक है। अब जब हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे तो हमारा आपको पता है कि जो फिन का लास्ट वाला किनारा है वो क्या है, इंसुलेटेड है। तो इंसुलेटेड होने की वजह से Q4 विल बी 0, Q4 भी 0 हो जाएगा क्योंकि वो बाउंड्री कंडीशन है। तो मेरी बात समझ पाए आप? तो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, हमें जो निकालना है, T1 T2 T3 एंड T4। T4। बस ये आपको कर पाओगे नहीं कर पाओगे, कर लोगे। जब एक एलिमेंट का कर चुके हो, 2 एलिमेंट का कर चुके हो, 3 एलिमेंट का आइडिया मिल चुका है, तो फिर क्यों नहीं कर पाओगे, है ना, कर पाओगे। यस सर, वी विल ट्राई। हाँ हाँ, तो इसको करके मुझे मेल करिए, जिसका मेल पहले आएगा उसको मतलब उसी हिसाब से ग्रेडिंग हो जाएगी। फास्ट करिए, है ना, जल्दी से, मतलब टाइम का भी तो मैटर है ना। जो जल्दी करके सबमिट करेगा ही विल गेट वेटेज, है ना, ही विल गेट वेटेज। तो चलिए, मैं हीट ट्रांसफर प्रॉब्लम काफी डिस्कस हो चुकी है ना। अब हम जरा सा बीम की तरफ बढ़ते हैं ना। अच्छा ये बताओ कि जो पहले पढ़ाया हीट ट्रांसफर से भी जो पहले पढ़ाया था मैंने, उसकी क्या कहानी है, मतलब वो आप लोगों ने रिवाइज किया है या? सेरेंडिपिटी लैग्रेंजेस वाला सर। हैं? सेरेंडिपिटी लैग्रेंजेस। हाँ, वो इससे मतलब जो 3 नोडेड 6 नोडेड 8 यस सर। नोडेड, वो सब आपने रिवाइज किया? क्योंकि आप उसको रिवाइज करिए, नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि आगे पार्ट पीछे से पार्ट, है ना। उस वाले चैप्टर में से भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी आएंगे एग्जाम में, ध्यान रखिएगा।
है ना, 6 नोडेड, 8 नोडेड, 9 नोडेड, सब पर मान लीजिए एक एक क्वेश्चन भी आता है, तो काफी सिलेबस कवर करेगा, वो लंबा चैप्टर है। जी जी सर। ठीक है, तो बी केयरफुल कि आगे पार्ट पीछे से पार्ट ना हो, उसको भी आप रिवाइज करते रहिए। ठीक है, तो चलिए मैं अभी आपको एक फाइल शेयर करता हूँ, है ना, एक फाइल शेयर कर रहा हूँ। जरा 5 मिनट या 10 मिनट आप लोग 5 मिनट उस पर लगाइए और मुझे बताइए कि उसकी प्रोसीजर क्या होगी, है ना। तो मैं एक फाइल आपको भी शेयर करता हूँ, डेस्कटॉप। M.Tech सेकंड सेमेस्टर स्टडी मटेरियल। हाँ, तो अब इसमें मैंने स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ये कर दिया। अब देखिए इसमें मान लो कि ये सब तो मैंने आपको करा ही दिए थे, ये सब मैंने आपको करा दिया था, ये सब करा दिया था, ये सब हो गया था, ये सब हो गया था, ये सब भी हो गया था, ये सब भी हो गया। चलिए एक ये क्वेश्चन है आपके सामने, लेट दिस इज द क्वेश्चन। दिख रहा है सबको स्क्रीन पर? जी सर। तो हाँ, इस क्वेश्चन को जरा पढ़िए कि फॉर द ट्रायंगुलर एलिमेंट शोन, एक ट्रायंगुलर एलिमेंट आपको फिगर में दिखाया हुआ है। द नोडल वैल्यूज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट्स आर u1 2 मिलीमीटर या 2 यूनिट मान लीजिए, कुछ भी यूनिट तो दी नहीं है, 2 है ना, 2 यूनिट्स, v1 इज 1 यूनिट, u2 3 यूनिट्स, v2 2 यूनिट्स, u3 5 यूनिट्स, v3 3 यूनिट्स। मतलब आपको 3 नोड है, ट्रायंगुलर एलिमेंट में 3 नोड होते हैं, है ना, 6 नोड भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रायंगुलर एलिमेंट है 1 2 3, नोड 3 है। पहले नोड के कोऑर्डिनेट 1 1 है, ठीक है, दूसरे नोड के कोऑर्डिनेट 3 1 है, और तीसरे नोड के जो कोऑर्डिनेट हैं वो 2 3 है, करेक्ट। और आपको नोड 1 का डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो नोड 1 का डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 2, वर्टिकल डायरेक्शन में 1। ऐसे ही u2 3 2, इसका हॉरिजॉन्टल 3, वर्टिकल 2, और तीसरे वाले का हॉरिजॉन्टल 5, वर्टिकल 3। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट u1 u2 u3 जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है नोड 1 2 3 के, और v1 v2 v3 जो है वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है नोड 1 2 3 के। तो करना क्या है कि ऑब्टेन द डिस्प्लेसमेंट फॉर द पॉइंट P। अब इस ट्रायंगल के अंदर एक पॉइंट P है, और उस पॉइंट के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना। तो डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, मैं आइडिया चाहता हूं आपकी तरफ से, जो पढ़ रहा होगा वो बता पाएगा थोड़ा सा। सर n=n1u1 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। बताइए फॉर्मूला क्या है सर n=n1u1 + n2u2 + n3u3 प्लस n3u3। तो इसमें n क्या है? nr है। यस सर। r तो n1 है, n1 = r, n2 है r n क्या है? आपने बोला n = n1u1, तो मैं Yes. n नहीं समझ पाया, n क्या है? नोडल N- वैल्यूज। n1 तो मैं समझ गया कि n1 मतलब नोड 1 का शेप फंक्शन हो गया n1। यस सर, सर समेशन टोटल नोड्स को शो करने के लिए है शायद, टोटल नोड्स इसकी वैल्यू r + s + t = 1 होती टी है। होती, हाँ। नहीं, आपने जो अभी फॉर्मूला बोला है यस n = n, मतलब मैं जरा बोर्ड ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। आपने अभी जो फॉर्मूला मुझे बोला है, वो फॉर्मूला आपने मुझे बोला है n = n1u1 + n2u2 + n3u3, यही तो बोला है आपने फॉर्मूला। जी। तो मैं इसमें ये समझ गया, ये भी समझ गया, ये सब समझ गया, मैं ये नहीं समझ पाया ये क्या चीज है, इस पर मेरा क्वेश्चन मार्क है। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये बताइए ये क्या है। n1 मैं समझ गया, देखो जैसे ये ट्रायंगुलर है तो ये नोड 1 है, तो नोड 1 का जो शेप फंक्शन है वो n1 है, जी। नोड 2 का शेप फंक्शन n2 है, नोड 3 का शेप फंक्शन n3 है, मैं समझ गया।
U1 भी समझ गया। U1 क्या है? इस पॉइंट का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है यस सर। U1। इस U2 जो है यू वो डिस्प्लेसमेंट, हाँ हाँ U2 इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट है और U3 इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट। हॉरिजॉन्टल। हाँ, तो इनमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है ना। जो वर्टिकल वाले हैं वो V1 V2 और V3 V3 हो जाए। ऐसे है ना। हॉरिजॉन्टल वाली U1। मैं केवल ये नहीं समझ पाया, ये मुझे बताइए क्या। तो या तो आपका फॉर्मूला गलत है, n बराबर ये नहीं होता है, इसका सुधार करिए कुछ। n नहीं होता है, कुछ और होता है इसकी जगह, बताइए क्या होता है। सर एक मिनट, हम्म। एक मिनट सर। हाँ हाँ बिल्कुल, 1 मिनट लीजिए। और भी आप लोग देखिए, बताइए कि सर एक्स डायरेक्शन का है ये, हॉरिजॉन्टल। चलिए मैं लिखता हूँ, जरा दोबारा से लिखता हूँ। अब आप इसे x बता रहे हैं n की जगह, है ना। तो x बराबर n1u1 प्लस n2u2 प्लस n3u3, ये कह रहे हैं आप। हाँ सर यही होगा इसमें। तो लग इसमें मुझे सर, आप में भी मैं सहमत नहीं हूँ, अच्छा। क्योंकि जब x आएगा तो u कैसे आ सकता है ना। x क्या होता है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आएगा यहाँ, तो यहाँ पर u1 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? x1 आएगा, X1। यहाँ x2 आएगा, यहाँ वाई x करेंगे तो y1 हो जाएगा, सही बात है। y करेंगे तो y1 हो जाएगा, है ना। तो अब ये भी फॉर्मूला गलत है आपका। तो अब आप और सही करिए, सही करके बताइए, एक और चांस आपको, बोलिए सही फॉर्मूला बताइए। कोई भी बताइए, आकाश, ओजस, तेज, कोई भी बताएं। सर ये जो पॉइंट ऑफ उसका ट्रायंगल के बीच में जो पॉइंट है वो है क्या, ये उसका, उसको ले। हाँ, तो देखिए, चलो मैं एक बार आपको थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं। देखो हमारे पास 3 नोडेड ट्रायंगल है, ठीक है। नोड 1, सर x सर ये वाला लगाएंगे क्या? x इज इक्वल टू n1x1 प्लस n2x2 प्लस n3x3 करेक्ट करेक्ट, n1x1 n2x2 प्लस n3x3। n3x3, एक तो ये फॉर्मूला हमारे पास यस सर। है ना। और एक हमारे पास है u इक्वल टू n1u1 प्लस n2u2 प्लस n3u3। बस इसमें आपको ये याद रखना है, जब आप x निकाल रहे हैं तो x1 x2 x3 आएंगे, और जब आप u निकाल रहे हैं तो u1 u2 u3 आएंगे। अभी आप मिक्स कर रहे हैं, अभी आप आपस में मिक्स कर रहे हैं। यहाँ यस आप सर। u लेते हैं, आप x ले लेते हैं, या आप यहाँ x लेते हैं तो यहाँ u ले लेते हैं। नॉट लाइक दैट। जब x की बात होगी तो उसमें x के टर्म ही आएंगे, जब u की बात होगी तो उसमें u के टर्म आएंगे। करेक्ट। अब देखो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमको क्या क्या दिए हैं क्वेश्चन में। व्हाट आर दी कोऑर्डिनेट्स? 1 1 3 1 2 3, यही तो कोऑर्डिनेट है। 1 1 3 1 2 3, तो इसका है 1 1, इसका है 3 1 और इसका है 2 3। ये इसके हमको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो देखो अब इसमें x1, ये x1 कितना हो गया? x1 y1 1 हो गया सर। तो देखो x1 हमें पता है, यस x2 सर। x2 भी पता है, x2 3 3 x3 भी पता है। कितना है और x3? 2 2 x3 2 है, ठीक है। अब इसके अंदर कोई भी पॉइंट होगा कहीं भी, लेट पॉइंट P इज हियर इनसाइड, है ना, कहीं xy पर कोई पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स को आप मान लेंगे x y, या xy। कुछ भी मान लीजिए, आप x y मान लीजिए। तो इसके x को कैसे निकालोगे? वो x ये है यस सर। ना? तो जब आपको x1 x2 x3 पता है तो क्या आप x निकाल सकते हैं? यस सर निकाल लेंगे। बताइए कितना आएगा x? सर n1 x1 n2 x2 और n3 x3 करके फिर n1 हाँ, अब n1, n1 n2 n3 की वैल्यू निकाल लेंगे और उसका मल्टीप्लाई कर देंगे x1 x2 x3 से मैट्रिक्स बना के। ठीक है। तो अब आप यहाँ n1 की वैल्यू क्या लेंगे? n1 की वैल्यू सर r, ठीक है,
N2 की वैल्यू S लेंगे और N3 की वैल्यू T लेंगे। वेरी गुड। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? आपकी पहली इक्वेशन ये बन आर यू एन जाएगी, हो जाएगी सर, आर यू एन प्लस एस। आपकी पहली इक्वेशन बन जाएगी x इक्वल टू n1 की जगह r और x1 की जगह 1, है ना? जी तो r इंटू 1, n1 की जगह r और x1 की जगह 1, तो r इंटू 1 कितना आया? r ही आ गया। यस सर। प्लस दूसरे में n2 की जगह s और x2 की जगह 3, 3 r प्लस 3 3s प्लस अब n3 की जगह t और x3 की जगह 2, तो r प्लस 3s प्लस 2t इक्वल टू x। अब क्वेश्चन में देखो क्या x दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में? हमारे क्वेश्चन जी में सर, x दिया है दिया यस है, सर। दिया है 2। 2, तो x की जगह हम 2 लिख देंगे, है ना? तो 2 बराबर r प्लस 3s प्लस 2t, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 1 हो 1 जाएगी। बन जाएगी। करेक्ट है? जी ऐसे ही जब हम फिर आगे क्या करेंगे, y का फॉर्मूला लगाएंगे। जी सर, जैसे x का लगाया तो ऐसे y का सेम लगाएंगे। और y का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? y इक्वल टू 1 n1 y1 प्लस n2 y2 प्लस n3 y3। y3, यही होता है। तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से दूसरी इक्वेशन बना लेंगे, n1 y1 प्लस n2 y2 प्लस n3 y3, यही है ना? तो अब इसमें देखो n3 y3, ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी। अब देखो y हमें कितना दिया है क्वेश्चन में? Y1 दिया है, Y1 1 दिया है। 1 इक्वल टू n1 तो r है, यस सर। R1 1 हो गया सर, ये R हो गया। हाँ ये प्लस हो गया, ये क्या बोलते हैं, N2 दिया हुआ है 3, n2 s हो 3 गया और 1, तो ये S हो गया सर। यस सर। s इंटू और 1 ये हो गया 3T। और ये हो गया 3t। वेरी गुड। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, और अननोन कितने हैं? 3। इक्वेशन 2, तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो अब तीसरी इक्वेशन कैसे बनाओगे बताओ कोई भी आपस में? 2 इक्वेशन बन गई, अननोन 3 है, 3 चीजों को सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशन होनी चाहिए मैथमेटिकली। तो हाउ विल यू मेक द थर्ड इक्वेशन? पहले बता चुका हूं मैं आपको क्लास में, बताइए। थर्ड इक्वेशन विल बी r प्लस s प्लस t इज ऑलवेज 1। यस सर। होती है कि नहीं होती है बताओ? तीनों का सम हमेशा कितना आता है? 1। ये प्रॉपर्टी है। तो इस जनरल प्रॉपर्टी का आप यूज करके तीसरी इक्वेशन बना लीजिए। अब आपकी 3 इक्वेशन बन गई। तीनों की हेल्प से आप r निकाल लोगे, s निकाल लोगे, t निकाल लोगे। बताओ यस और नो? सॉल्व करके, इन तीनों को सॉल्व करके r s t निकल जाएगा आपका। यस सर। सॉल्व करना है, चाहे गासियन से सॉल्व कर लो, चाहे एलिमिनेशन से सॉल्व कर लो, कैसे भी सॉल्व कर लो, तो आपका r s और t निकल जाएगा। जब r s और t निकल गया, इसका मतलब आपका n1 निकल गया। यस और नो? n1 क्या था? r, और जब r निकल गया तो n1 निकल गया, s निकल गया तो n2 निकल गया, t निकल गया तो n3 निकल। मतलब आपके पास अब n1 n2 n3 भी आपको मिल गए। अननोन नहीं है। आप पहले तो अननोन थे r s t के फॉर्म में, अब वो अननोन नहीं है। तो अब आपको n1 n2 n3 मिल गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन? बताइए। क्वेश्चन आपके सामने फिर से दिखाऊं? ये देखिए क्वेश्चन, देखिए एक बार फिर से, सी द क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन दिख रहा है? For the triangular element shown in the nodal displacement, obtain the displacement for point P. इस पॉइंट P के लिए क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो इसका एक होगा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और एक होगा इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, होगा ना? एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो अब इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आप कैसे निकालेंगे बताइए? कोई भी
कैसे निकालोगे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट? बताओ, आप इतना काम तो कर चुके, अब आप हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? एनीवन? आकाश वगैरह कोई भी बताए। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला है u इक्वल टू n1u1 प्लस n2u2 प्लस n3u3। अब बताओ इसमें आपको n1 पता है या नहीं? बोलो। यस सर। n1 मतलब r, और r आप पहले सॉल्व कर चुके हो तीनों इक्वेशन की हेल्प यस से, सर। तो n1 पता है। अब बताओ u1 आपको पता है कि नहीं? U1 क्वेश्चन में गिवन है सर। क्वेश्चन में गिवन है। n2 आपने निकाल लिया है, n2 बराबर निकाल है, लिया है। U2 क्वेश्चन में गिवन है और U3 भी क्वेश्चन में गिवन है। शाबाश। तो u की वैल्यू निकल जाएगी, निकल जाएगी। यस सर। बड़ी आराम से। तो u हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकल गया। अब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला V बताना। निकालेंगे N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3। करेक्ट। अब मैं नहीं लिखता, आप कर लेंगे इसको और फिर वैल्यू रख करके आपको। यस सर। V1 V2 V3 क्वेश्चन में गिवन है। ये क्वेश्चन करेक्ट कर लोगे? एग्जाम में Yes. आते ही मान लो इस तरह से मिलते जुलते क्वेश्चन, तो कैन यू डू इट? यस सर। याद रखिएगा, फॉर्मूलों में गलती मत करिएगा, है ना? फॉर्मूलों में गलती नहीं करनी है। तो इस तरह से ये हमारा थोड़ा सा रिवीजन हो गया आज की क्लास में, ठीक है। अब हम थोड़ी सी शुरुआत कर देते हैं बीम एलिमेंट की। तो मैं अगला टॉपिक, मतलब पुराने टॉपिक्स को पढ़ते रहिए, इसलिए मैंने आज रिवीजन करवाया था ये आपसे अभी। तो अब मैं जरा बीम पे आ रहा हूँ। तो थोड़ी सी बीम की एनालिसिस एफईएम में कैसे करते हैं। तो आपको पता है कि एक तो सिंपली सपोर्टेड बीम होता है, जानते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम? उसके अंदर एक होती है सपोर्ट, हिंज सपोर्ट होती है, और एक कैसी सपोर्ट होती है? रोलर सपोर्ट होती है। अच्छा, तीन तरह की सपोर्ट होती है ना। मान लीजिए कोई बीम है और वो रोलर सपोर्ट से अटैच है। किससे अटैच है? रोलर से। ये रोलर बने हुए दिख जाए तो समझो रोलर सपोर्ट है। वो कैसी सपोर्ट है? ये रोलर। तो इस रोलर सपोर्ट पर यदि बीम के ऊपर से लोड आएगा, मान लो बीम पे लोड आएगा ऊपर से, है ना, लोड आ रहा है ऊपर से, तो ये वाली सपोर्ट क्या करेगी? इसको वर्टिकल रिएक्शन दे देगी, है ना। मान लो कि ये पॉइंट ए है, तो यदि कोई लोड ऊपर से आ रहा है, ए पॉइंट पे ही आ रहा है मान लो 40 का, तो नीचे से रिएक्शन कितनी लग जाएगी? 40। तो नेट फोर्स कितना हो गया? 0। अब जब नेट फोर्स 0 हो गया तो इसका जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है ए पॉइंट का, वो कितना हो जाएगा? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बताओ। 0 हो जाएगा ना भाई। 40 का फोर्स आया, 40 की रिएक्शन दे दी, नेट फोर्स 0। और जब नेट फोर्स 0 है तो फिर डिस्प्लेसमेंट होगा क्यों? डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। तो रोलर सपोर्ट के लिए ये बाउंड्री कंडीशन होती है, ध्यान रखिएगा। रोलर सपोर्ट के लिए ये बाउंड्री कंडीशन होती है V इक्वल टू 0। करेक्ट। अब मान लीजिए इसी सपोर्ट पर अब लोड ऊपर से नहीं आ रहा है। कहां से नहीं आ रहा है? लोड ऊपर से नहीं आ रहा है, लोड मैंने मिटा दिया। अब इस पे जो लोड आ रहा है वो हॉरिजॉन्टली आ रहा है 40 का। कितने का आ रहा है? 40 का। अब बताओ ये 40 का हॉरिजॉन्टल लोड आ रहा है, तो अब ये रिएक्शन देगी कितनी? कितने की रिएक्शन देगी ये? कोई भी बताइए आप में से। रोलर सपोर्ट रिएक्शन देगी या नहीं देगी? देगी सर। देगी जी शिवेन जी बोल रहे हो? जी सर। वेरी गुड। आपने कब ज्वाइन किया क्लास? सर 12:29 पे, वो 1:29 पे। 1:29 पे, ठीक है। थोड़ा कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो रही होगी, है ना सर? बार बार डिस्कनेक्ट भी हो रहा है आज। हाँ। अच्छा, मैंने फैकल्टी लॉगिन पर भी रिकॉर्डिंग्स और मटेरियल मेल कर दिया था, वो आपको मिल गया? हाँ सर, मिल गया, कल Yes, मिल sir, गया मिल था गया। हमें। हाँ, वो मैंने इसलिए थैंक किया यू सर, कि थैंक यू। आप ये कह रहे थे ना कि हमारा मेल नहीं खुल रहा है, तो मैंने दोनों पे अब वो मेल खुला ही नहीं था सर। हाँ, तो इसलिए मैंने फैकल्टी वाले पे कर दिया, और आगे जो मटेरियल आएगा वो आपकी फैकल्टी पर भी जाएगा साथ में, है ना। ओके सर, थैंक यू। तो अब मैं जरा आपको रोलर सपोर्ट के बारे में क्लियर कर दूं। रोलर ठीक सपोर्ट है। को समझना बहुत जरूरी है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास बीम होगा, और बीम में मान लीजिए किसी पर्टिकुलर नोड 1 पर कोई रोलर सपोर्ट होगी। तो देखो, रोलर सपोर्ट को दो तरीके से दिखाते हैं। एक तो ऐसे भी इसका मार्क होता है, एक सिंपल ऐसे भी दिखा सकते हैं रोलर सपोर्ट को,
है ना। रोलर सपोर्ट को हम सिंपली ऐसे भी दिखा सकते हैं, जैसे ये है तो इसको बस ऐसे दिखा दिया, या सिंपली एक गोला बना दिया, है ना। सिंपली एक गोला बनाने से भी रोलर सपोर्ट मान ली जाती है। एक सेकेंड, हाँ हाँ अमन बोलो। नमस्ते, चल रही है क्लास? कनेक्ट नहीं हो रहा है तो क्लास तो चल रही है। एक सेकंड, मैंने लॉक तो नहीं करा था कि मीटिंग मैंने लॉक तो की नहीं है, करता भी नहीं हूं मैं। आप क्या मीटिंग आईडी डाल रहे हो, सही डाल रहे हो? 2 मीटिंग आईडी भेजे मैंने, 1 से 2 वाला और एक 2 से 3 वाला। यस सर। तो 1 से 2 वाली में 1 मिनट में जरा मीटिंग देख लेता हूँ कि कहीं ये लॉक तो नहीं है ना। एक सेकंड, स्टॉप करता हूँ इसको। लॉक मीटिंग नहीं है, मीटिंग लॉक नहीं है, मेरी तरफ से खुली हुई है। और आपके में क्या शो कर रहा है, मतलब जैसे एंट्री डालते हो तो अनेबल नेटवर्क, तो आपके अच्छा हो, तो फिर एक बार पूरा बाहर निकल जाओ, पहले दोबारा से रिस्टार्ट करके फिर घुसो, है ना, शायद हो जाए। कर लो अभी, है ना, एंट्री कर लो। हाँ तो देखिए, मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि रोलर सपोर्ट में क्या कहानी होती है। तो जरा सा इसको फिर से समझें। तो मान लीजिए बी में और इस पर कोई नोड है 1, है ना, फर्स्ट नोड है, और यहाँ पे मान लीजिए रोलर सपोर्ट लगी हुई है। ये रोलर सपोर्ट है, मैंने सर्किल बना दिया, मतलब ये रोलर सपोर्ट है ना। तो रोलर सपोर्ट की खास बात ये होती है कि ये वर्टिकल रिएक्शन दे सकती है, इट कैन गिव वर्टिकल रिएक्शन, बट इट कांट गिव हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन देने में अपने आप को असमर्थ पाती है ना। रोलर सपोर्ट होते हैं, यदि हम हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स लगाएंगे तो ये बीम इसके ऊपर सरक जाएगा, होता है ना ऐसा। और यदि ऊपर से लोड लगाएंगे तो बीम ऐसे सरकेगा नहीं और नीचे से रिएक्शन मिल जाएगी, दोनों फोर्स आपस में बैलेंस कर लेंगे। लेकिन जब हम हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएंगे तो ये वाली जो सपोर्ट है ये हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाने में असमर्थ है, नहीं लगा पाएगी, तो ये फोर्स बैलेंस नहीं होगा, इसलिए ये बीम अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाएगा, इसका इक्विलिब्रियम बिगड़ जाएगा, इसका इक्विलिब्रियम बिगड़ जाएगा। मतलब रोलर सपोर्ट केवल वर्टिकल लोड को ही सहन कर सकती है, हॉरिजॉन्टल लोड को सहन नहीं कर सकती है। ये बात क्लियर हुई? ठीक है। अब रोलर के अलावा एक और सपोर्ट होती है फिक्स्ड, है ना। तो तीनों सपोर्टों के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूं आपको। देखो, सबसे पहले रोलर सपोर्ट के बारे में बताता हूं। ये वर्टिकल रिएक्शन दे सकती है केवल, है ना, हॉरिजॉन्टल नहीं देगी। अब मैं आपको बताता हूं हिंज सपोर्ट के बारे में, है ना। हिंज सपोर्ट ऐसे होती है। तो हिंज सपोर्ट की खास बात होती है कि ये वर्टिकल रिएक्शन भी दे सकती है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी दे सकती है, जरूरत पड़ने पर, है ना। इसका मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कोई बीम है और मान लीजिए ये कोई हिंज सपोर्ट है, तो यदि इस पर वर्टिकल लोड आ रहा है मान लो 20 का, तो ये 20 की रिएक्शन दे देगी, है ना, देने में समर्थ है। और यदि इस पर मान लीजिए कोई हॉरिजॉन्टल लोड आ रहा है 30 का, तो ये 30 का हॉरिजॉन्टल रिएक्शन दे देगी। ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन देने में भी समर्थ है, वर्टिकल रिएक्शन देने में भी समर्थ है, ये दोनों तरह की रिएक्शन देने में समर्थ है। लेकिन जो रोलर सपोर्ट है वो केवल वर्टिकल रिएक्शन देने में ही समर्थ होती है। अब आते हैं फिक्स सपोर्ट पे, है ना। तो फिक्स सपोर्ट जो होती है, बिल्कुल फिक्स सपोर्ट जैसे कैंटिलीवर में होता है। तो फिक्स सपोर्ट की खास बात ये होती है कि वो वर्टिकल रिएक्शन भी दे सकती है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी दे सकती है, और साथ में मूवमेंट भी दे सकती है। क्या दे सकती है? मूवमेंट भी दे सकती है ना। मतलब इस बीम को यदि घुमाया जाए तो आप यदि घुमाने की कोशिश करेंगे तो ये घूमने नहीं देगी, क्योंकि ये यदि आपने घुमाने के लिए मान लीजिए 20 का टॉर्क लगाया है तो ये यहाँ पर 20 का रिवर्स टॉर्क लगा देगी। तो 20 का पॉजिटिव टॉर्क, 20 का नेगेटिव टॉर्क दोनों मिलकर के 0 हो जाएंगे, तो नेट टॉर्क विल बी 0। तो आपका बीम इक्विलिब्रियम में बना रहेगा। ठीक है। तो फिक्स सपोर्ट मूवमेंट भी प्रदान कर सकती है। तो फिक्स सपोर्ट 3 चीजें दे सकती है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन, मूवमेंट।
और ये हिंज सपोर्ट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, और ये वाली सपोर्ट केवल वर्टिकल, केवल वर्टिकल। ठीक है। अब जब हम बीम पढ़ेंगे तो बीम में हमारा पाला तीनों तरह की सपोर्ट से पड़ेगा। जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो तीनों तरह की सपोर्ट से हमारा पाला पड़ेगा। तो उसके इसमें बाउंड्री कंडीशन हम लोग कैसे पता करेंगे कि क्या बाउंड्री कंडीशन। मान लीजिए कि ये वाली सपोर्ट है, मान लीजिए एक बीम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए बीम। मान लीजिए यहाँ पे तो लगी हुई है रोलर सपोर्ट, ठीक है, यहाँ लगी हुई है हिंज सपोर्ट, ठीक है, यहाँ लगा हुआ है फिक्स सपोर्ट, ठीक है। अब चूंकि ये कौन सी सपोर्ट, और मान लो इस पर लोड आ रहे हैं, है ना, तरह तरह के लोड हैं, यहाँ लोड है, यहाँ लोड है ना, कैसा भी लोड हो सकता है, ये लोड इंक्लाइन लोड भी हो सकता है वगैरह वगैरह, सो मेनी लोड्स आर देयर। तो ये वाली जो सपोर्ट है ये तो केवल वर्टिकल रिएक्शन ही देगी, तो वर्टिकल रिएक्शन दे देगी, कितनी वर्टिकल रिएक्शन देगी, जितनी जरूरत होगी। यदि 40 की जरूरत है तो 40 देगी, 80 की जरूरत है तो 80 देगी, है ना। तो जितनी भी इसकी कैपेसिटी है ये अपनी रिएक्शन देगी, तो इसका जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो जाएगा। सो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। तो ये हमारी बाउंड्री कंडीशन हो गई, है ना। जब भी हम बीम में अप्लाई करेंगे तो यदि रोलर सपोर्ट होगी तो वहां वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को हम जीरो कर देंगे। उसी तरह जब हिंज सपोर्ट होगी तो ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी दे सकती है, वर्टिकल भी दे सकती है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो जाएगा और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो जाएगा। तो हमारी ये बाउंड्री कंडीशन हो जाएंगी हिंज सपोर्ट के लिए। और फिक्स सपोर्ट के लिए जो हमारी बाउंड्री कंडीशन होंगी उसमें हमारे पास हो जाएंगी बाउंड्री कंडीशन, एक तो इसमें u इक्वल टू 0 हो जाएगा, v इक्वल टू 0 हो जाएगा, और कोई मूवमेंट की कहानी आएगी तो उसमें मूवमेंट वाला टर्म भी 0 हो जाएगा। सो मेरे ख्याल से मैं आपको थोड़ा सा बाउंड्री कंडीशन के बारे में बता पाया, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी बीम का न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको जैसे रोलर सपोर्ट लगी तो दिमाग में आ जाए कि हाँ यार इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 है ना, इस पॉइंट का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 है ना। और ये बात आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये बीम है और जब बीम पे लोड आता है तो इस बीम का डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही तो होता है, ये कर्व टाइप में बदल जाता है ना। जैसे ये बीम है तो आफ्टर डिस्प्लेसमेंट ये ऐसे हो जाता है, तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब ए पॉइंट पर सपोर्ट लगी हुई है, बी पॉइंट पर भी सपोर्ट लगी हुई है, ए पॉइंट पर भी सपोर्ट है, बी पॉइंट पर भी सपोर्ट है। तो आप देखें कि कोई भी लोड आने से क्या ए पॉइंट नीचे मूव करता है? नहीं करता है, ए पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। सिमिलरली बी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट भी 0 होता है। लेकिन बीच में कोई पॉइंट सी है तो सी का डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा होता है, तो सी डिस्प्लेस करता है, सी इक्विलिब्रियम में नहीं रहता है, लेकिन पॉइंट ए और पॉइंट बी इक्विलिब्रियम में रहते हैं, इसलिए उनके वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 होते हैं। सो ओके, सो दिस इज समथिंग अबाउट द बाउंड्री कंडीशन ऑफ द बीम। अभी हम बीम की स्टिफनेस मैट्रिक्स निकालेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। तो अभी 1:53 हो गया है, अब आपका समय है क्वेरी करने के लिए। आज की क्लास में जो भी हो तो आप 2-4 मिनट क्वेरी कर लें, उसके बाद नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करेंगे। चलिए मैं इसे जरा स्टॉप शेयर करता हूँ और सब लोग अनम्यूट हो जाइए, अनम्यूट होके मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ, ठीक है। और अब आप जो भी क्वेश्चन हो वो बताएं। अच्छा, अटेंडेंस तो आज पूरी है। ओजस तेज, शिवेंद्र, विश्वेंद्रिया, अमन, आकाश, अर्जुन ऑल प्रेजेंट है ना। अमन का भी जुड़ गया है, अमन इसमें कहाँ है, ये रहे, ठीक है। हाँ सर, कर लिया सर मैंने ज्वाइन। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो अब ये बताइए कोई क्वेश्चन आपका। तो शिवेंद्र जी आप जो कह रहे थे कि रोलर सपोर्ट में हॉरिजॉन्टल यदि लोड है तो उसकी रिएक्शन कितने, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन वो दे ही नहीं पाएगी, तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन 0 होगी। जी सर आपने समझा दिया, नहीं लगेगा फिर रिएक्शन। हाँ, तो उसमें हॉरिजॉन्टल रिएक्शन अगर रोलर सपोर्ट है तो रिएक्शन नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, वेरी गुड, है ना। तो उस केस में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, मतलब यू की वैल्यू 0 नहीं होगी, है ना, और वर्टिकल वैल्यू जो है डिस्प्लेसमेंट की 0 हो जाएगी। रोलर सपोर्ट के लिए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, दैट इज द प्रॉब्लम। चलिए और बताइए, बीम और बार में बेसिक फर्क ये है कि बार के अंदर तो हम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर,
और इसमें लोड वर्टिकल आते हैं तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है ना। बीम के अंदर ज्यादातर लोड जो आते हैं वो वर्टिकल लोड आते हैं ना, ट्रांसवर्स लोड आते हैं। तो हम जो इसमें वरी करते हैं वो ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट के लिए वरी करते हैं। ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट मतलब वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, और वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट मतलब उसको हम v से रिप्रेजेंट करेंगे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को u से, वर्टिकल के को v से। ठीक है, तो अब बीम के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होंगे वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होंगे बीम के अंदर, है ना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये बीम है और इस पर मान लीजिए नोड रखें 1 2 3 4, ऐसे कई सारे नोड हैं। तो इसको हम एक एलिमेंट मान लेंगे, इसको दूसरा एलिमेंट मान लेंगे, इसको तीसरा एलिमेंट मान लेंगे। अब पहले एलिमेंट पे जो भी फोर्स आ रहे होंगे, दूसरे पे हो सकता है यूडीएल आ रहा हो, तीसरे पे हो सकता है यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड हो। तो इसका स्टिफनेस मैट्रिक्स, इसका स्टिफनेस मैट्रिक्स, इसका स्टिफनेस मैट्रिक्स, फिर उन तीनों को हम क्या कर देंगे, कंबाइंड कर देंगे। क्या कर देंगे, कंबाइंड कर देंगे। तो अभी हम अगली क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, एक सिंपल सा बीम एलिमेंट लेंगे। उसमें पहले हम केवल 2 ही नोड लेंगे, नोड 1 नोड 2, और इसका स्टिफनेस मैट्रिक्स निकालेंगे। ये हमारा काम है अब नेक्स्ट क्लास का। ठीक है, और जब ये स्टिफनेस मैट्रिक्स निकल जाएगा तो उसके बाद फिर हम जाएंगे बीम के न्यूमेरिकल पे। वी विल गो ऑन द न्यूमेरिकल ऑफ द बीम, और बीम के न्यूमेरिकल करने के बाद फिर हमारा सिलेबस जो है वो फिनिश हो जाएगा। और यदि हमें फिर भी टाइम मिलता है तो रिवीजन कर लेंगे एक क्लास में। और मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन जो होते हैं, सिम्पसन 1/3 रूल और ट्रेपेजियम रूल, है ना, उसके एक एक न्यूमेरिकल और आपको करवा दिए जाएं, यदि टाइम परमिट करेगा तो उसे भी करवा देंगे। ठीक है, बाकी कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू भी पूछ सकते हैं, ईमेल के थ्रू भी पूछ सकते हैं, फोन भी कर सकते हैं। ठीक है, और 1:57 हो गया है। अब आपकी कोई क्वेरी हो तो क्लास कंटिन्यू करें, अदरवाइज क्लास को एंड करते हैं। नहीं है सर, एंड कर दो। चलिए ठीक है फिर, है ओके, नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं। थैंक यू सर। ठीक है सर। Thank you.